तो आज कक्षा 12th भूगोल अध्याय 6 इकाई 3 द्वितीयक क्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो हम सबको अपने जीवित रहने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है और उन वस्तुओं का निर्माण आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से होता है। वह आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? वह आर्थिक क्रियाएं होती हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं एवं चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं प्रकृति से संबंधित होती हैं और द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण से संबंधित होती हैं, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना किसका काम है? द्वितीयक क्रियाओं का काम है। ये संसाधन मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? जो द्वितीयक क्रियाएं यानी विनिर्माण उद्योग है, वह कच्चे माल का रूप बदलकर उनका अधिक उपयोगी और अधिक मूल्यवान बना देती है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर यह उसे मूल्यवान बना देती है। कौन सी क्रियाएं? द्वितीयक क्रियाएं, जिसका दूसरा नाम विनिर्माण उद्योग भी है। उदाहरण के लिए कपास का वैसे सीमित उपयोग होता है, परंतु जब कपास के तंतु में परिवर्तित किया जाता है या रेशे में उसे परिवर्तित कर दिया जाता है तो वह अधिक मूल्यवान हो जाता है और उसका उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाने लगता है। इसी प्रकार खदानों में लोह अयस्क का हम प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, वो मिट्टी के जैसा दिखता है, लेकिन जब उस अयस्क से इस्पात बनाया जाता है तो वह मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें और औजार बनाने के लिए होता है और उन मशीनों का प्रयोग तो प्रत्येक उद्योग विनिर्माण उद्योग के चलाने में किया जाता है। खेतों, वनों, खदानों, समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कच्चे माल के रूप में हमें प्राप्त होती हैं और विनिर्माण के माध्यम से क्या होता है? इनका हम रूप बदलते, उन्हें मूल्यवान बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण और प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित हैं। अब जानेंगे कि विनिर्माण क्या होता है। ये आपको सामने दिख रहा है चित्र। ये एक उद्योग का चित्र है जहाँ पर वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन। शक्ति का उपयोग से आशय है उसे ऊर्जा या उद्योग को चलाने के लिए विद्युत जल शक्ति, विद्युत शक्ति, गैसीय शक्ति, किसी न किसी प्रकार की या कोयले के द्वारा हम शक्ति को प्राप्त करते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुओं का निर्माण विशाल उत्पादन होता है। मतलब एक नट बनना है तो नट ही नट बनेंगे उस कारखानों में विशिष्ट श्रमिकों को मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और श्रमिक भी पढ़े लिखे तकनीक होते हैं और विनिर्माण में आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन यानी जल विद्युत शक्ति, सौर शक्ति, पेट्रोलियम शक्ति के द्वारा किया जाता है और या पुराने संसाधन यानी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के रूप में जो हाथों से बनाते थे उसका उपयोग किया जाता है। तृतीय विश्व युद्ध के अधिकांश लोगों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है।
इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। कहाँ पर? जो विकासशील देश हैं वहाँ पर अभी उत्पादन के कम जटिल तंत्र को प्रयोग किया जाता है, और जो विकसित देश हैं वहाँ पर अधिक से अधिक मशीनरी का प्रयोग कर मनुष्य का कम प्रयोग किया जाता है। अब आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं। इससे पहले ये विशेषताएं जाने, इससे पहले हम तुम्हें बताते हैं कि विनिर्माण उद्योग क्या है। उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परम आवश्यक प्रक्रिया है। इसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? हाथ द्वारा या मशीनों द्वारा कच्चे माल को अधिक उपयोगी बनाकर रूप बदलकर उसे तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है और मूल्यवान बना दिया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत लेखा, बही एवं रिकॉर्ड का रखरखाव रखा जाता है। मतलब उद्योग में क्या होता है, दो प्रकार की शाखाएं होती हैं। एक शाखा होती है जो वस्तु का माल तैयार करती है, और दूसरी शाखा होती है जो कि लेखा जोखा और प्रबंधन का कार्य करती है। उद्योग एक व्यापक नाम है। इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। लेकिन कई गौण क्रियाएं हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती, जैसे कि पर्यटन उद्योग। ये कोई कारखाने में नहीं होता, पर इसमें भी वस्तु का रूप बदलकर स्थान को सुंदर बनाकर और वहाँ पर उसके संबंधित और उद्योग, होटल और भी अधिक उद्योग उसे बनाकर किया जाता है, मतलब उसे उद्योग की श्रेणी में लाया जाता है। मनोरंजन उद्योग इत्यादि। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। विनिर्माण उद्योग की अब समझेंगे हम विशेषताएं। विनिर्माण उद्योग की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां। आपके में प्रश्न आएगा विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं बताइए, तो सबसे पहली विशेषता कौशल का विशिष्टीकरण। मतलब उद्योग के लिए कम पढ़े लिखे बच्चे आवश्यक कार्य नहीं कर सकते, उसमें उन्हें कौशल के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है, पढ़ाई की भी आवश्यकता है और ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है। शिल्प तरीके के कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध क्या होता है? अधिक उत्पादन का संबंध पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से। उसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। तो कौशल का मतलब ही होता है कि वहाँ पर तरह तरह के कार्य नहीं, बल्कि एक कार्य में दक्ष होना और उस कार्य को बड़ी ही निपुणता के साथ बड़ी मात्रा में बनाना। हमने देखा है जैसे अपने यहाँ मोबाइल की चीज़ है तो उसके अलग अलग पुर्जे अलग अलग जगह से आते हैं और उन पुर्जों को फिर एक जगह विनिर्मित करके एक रूप दिया जाता है। संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण दूसरी विशेषता है। क्या विशेषता है? संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण आधुनिक निर्माण की विशेषता है ये कि एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र होता है। अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत में अधिक माल उत्पादन करना होता है।
अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़े संगठन की आवश्यकता होती है और प्रशासकीय अधिकारी वर्ग भी होता है। ये एक उद्योग के संगठन में क्या क्या चीज़ें चाहिए है? तकनीकी प्रौद्योगिकी यंत्र होते हैं वहाँ पर, श्रम विभाजन होता है, एक कार्य एक ही व्यक्ति करेगा, अलग अलग कार्य अलग अलग व्यक्तियों में बटे होते हैं। उत्पादन लागत कम होती है और माल का उत्पादन अधिक होता है। पूंजी की आवश्यकता अधिक लगती है, बड़े संगठन होते हैं और प्रशासकीय अधिकारी वर्ग भी वहाँ पर कार्य करते हैं। दूसरा है अनियमित भौगोलिक वितरण। तीसरी विशेषता अनियमित भौगोलिक वितरण। आधुनिक निर्माण उद्योग के लिए मुख्य संकेंद्रण कुछ भी स्थानों में सीमित है। मतलब हमने देखा कि हर देश में एक उद्योग की पट्टी पाई जाती है, वह उद्योग की पट्टी को ही संकेंद्रण केंद्र कहा जाता है। विश्व के कुछ स्थलीय भाग में 10% से अधिक कम भूभाग पर इनका विस्तार है। उद्योगों का जो विस्तार है वो अपने स्थल के 10% से कम भूभाग पर है। यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रण है। उदाहरण के लिए देखें तो अमेरिका में मक्का की पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतया 4 बड़े फार्म होते हैं, जिनमें 10-20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिनमें 50 और 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेक बृहद समकालिक कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। पर विनिर्माण में मशीनों का उपयोग हो जाने से श्रमिक कम और माल उत्पादन ज़्यादा होने लगता है। बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें कच्चा माल भी चाहिए पास में, बाजार भी चाहिए पास में, यातायात के अच्छे साधन चाहिए पास में, बैंक की नीति चाहिए। किसी भी उद्योग के लिए ये बहुत सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसीलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहाँ पर उत्पादन लागत कम आए और उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कार्य। अभी तो पढ़ रहे थे उद्योगों की विशेषताएं, अब पढ़ेंगे हम जहाँ पर उद्योगों को स्थापित किया जाता है तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहले चाहिए होती है बाजार की अभिगम्यता, क्योंकि उत्पादित जो माल होगा उसको कहाँ पे बेचा जाएगा। तो उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहाँ वस्तुओं की मांग और वहाँ के निवासियों में खरीदने की क्षमता या क्रय शक्ति भी जिसे कहते हैं, और दूरस्थ क्षेत्र जहाँ कम जनसंख्या निवास करती हो, छोटे बाजारों से युक्त हैं और यूरोप, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका के बृहद वैश्विक बाजार हैं, क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्षमता अधिक है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेश भी बृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं और कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है, जैसे वायुयान निर्माण और शस्त्र निर्माण उद्योग। इनका व्यापक बाजार से मतलब होता है कि सरकार के अधीन ही इनका वो होता है। दूसरी, एक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यकता होती है कच्चे माल की प्राप्ति। तो कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता का मतलब है कि उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए, क्योंकि कच्चे माल के बिना तो हम किसी वस्तु का निर्माण ही नहीं कर सकते। वस्तु के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कच्चा माल। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग
कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित होते हैं। मतलब जो भारी वाला कच्चा माल होता है तो उद्योग को पास में ही स्थापित करना पड़ता है। जो हल्का माल वाला उद्योग होता है उसे हम परिवहन के द्वारा दूसरे स्थान पर मंगा सकते हैं। उदाहरण के लिए इस्पात उद्योग, चीनी और सीमेंट उद्योग, ये उन्हीं स्थानों पर बनाए जाते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध हो, क्योंकि इस्पात भारी चीज़ है। चीनी गन्ने से बनती है, अगर गन्ना लंबी दूर से आता है तो उसमें रस कम निकलता है, फिर चीनी कम उपलब्ध होती है। सीमेंट भी जिस चीज़ से बनाया जाता है वो भारी माल होता है, इसलिए ये उद्योग तीनों वहाँ ही स्थापित किए जाते हैं जहाँ कच्चा माल उपलब्ध होता है। कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र और नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक होता है। जैसे गन्ने के लिए नष्टशीलता है और इस्पात के लिए भारी होना है ना। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद क्रमशः कृषि उत्पाद क्षेत्रों एवं दुग्ध आपूर्ति स्रोत के समीप ही संधानित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि कृषि भी जो दूध आदि है वह शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों, कृषि के कई उत्पाद ऐसे होते हैं वह भी नष्ट शीघ्र हो जाते हैं, इसलिए उन्हें पास में ही उद्योग स्थापित किया जाता है। अगली विशेषता, एक उद्योग की स्थापना के लिए श्रम की आपूर्ति की अभिगम्यता। श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता से मतलब है श्रमिक किस टाइप के होना चाहिए। हर उद्योग के लिए किसी के लिए पढ़े लिखे श्रमिक होना आवश्यक है, तो किसी के लिए तकनीकी श्रमिक की आवश्यकता होती है और किसी उद्योग के लिए पारिश्रमिक श्रमिक की भी आवश्यकता होती है। तो अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग श्रमिक चाहिए, पर श्रमिक के बिना कोई भी उद्योग नहीं चल सकता। उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम कर दिया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योग अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता से ही बनते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, आज भी कितना भी मशीनीकरण हुआ हो पर आज भी श्रम की कुशलता उसमें आवश्यक होती है। अगला है किसी उद्योग की स्थापना के लिए शक्ति के साधनों तक अधिगम्यता। मतलब शक्ति के साधन आवश्यक हैं किसी उद्योग के लिए, क्योंकि उद्योग काय से चलेगा, उसे ऊर्जा चाहिए ना। जैसा हम भोजन खाते हैं तो हम अपनी शरीर की शक्ति के लिए भोजन खाते हैं, उसी प्रकार उद्योगों को चलाने के लिए, चलने के लिए उन्हें शक्ति के साधनों की आवश्यकता हो। ये शक्ति के साधन पेट्रोल, डीजल, जल विद्युत, कोयला विद्युत, बहुत सारे प्रकार के, आजकल सोलर सिस्टम आ गया है, ज्वारीय ऊर्जा आ गई है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम उद्योग, प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत शक्ति, खनिज तेल शक्ति और इससे भी आगे अब तो सूर्य शक्ति और ज्वारीय शक्ति पर भी और भूतापीय शक्ति पर भी और पवन चक्की शक्ति पर, जहाँ जिस शहर में, जिस देश में जैसी भी स्थिति हो उनसे भी हम शक्ति प्राप्त करके उद्योगों को संचालित कर सकते हैं। अब अगला है एक उद्योग की स्थापना के लिए परिवहन एवं संचार की सुविधाएं तक अधिगम्यता। परिवहन किसके लिए? माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, और संचार साधन अपने माल की विशेषताओं को बताने के लिए, जिसे हम विज्ञापन कहते हैं, है ना। विज्ञापन तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं, पर अब सरकार इस पर जोर दे रही है कि वही जो अपनी वस्तु में चीज़ है उसका सही ही विज्ञापन में दिया जाए, ताकि लोग उसे सही रूप में जान सकें और उपयोग कर सकें। तो कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हमने देखा कि अपने यहाँ परिवहन सुविधाओं में रेल का उपयोग किया जाता है, रेल मार्गों का, स्थलीय मार्गों का, जिसमें ट्रक और बसेज आदि होते हैं,
और वायु जो शीघ्र नष्ट होने वाली चीज़ें होती है इसमें वायु परिवहन का उपयोग भी किया जाता है। और एक देश से दूसरे देश माल को भेजने के लिए जलयानों का उपयोग किया जाता है। तो जल थल वायु तीनों ही परिवहन का उपयोग हम इसके लिए करते हैं। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। आधुनिक उद्योग अपृथक्करणीय ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हैं। परिवहनीयता में सुधार, समय के आधार पर उद्योग। तो आकार, सबसे पहला वर्गीकरण हम उद्योगों की आकृति के आधार पर करते हैं। तो उद्योगों की आकृति के आधार पर कुटीर एवं घरेलू उद्योग, जो कुटीर उद्योग होता है उसका दूसरा नाम घरेलू उद्योग होता है। उसे कलाकृति उद्योग भी कहते हैं, जैसे चटाई बनाना, टोकरियाँ बनाना, दिए बनाना, इसमें वो अपनी कला, मूर्तियाँ बनाना, है ना। छोटे पैमाने के उद्योग, इसमें थोड़ा थोड़ा, इसमें तो सिर्फ घरेलू घर के लोग ही काम करते हैं, इसमें पड़ोस के आसपास के लोगों को भी सम्मिलित किया जाता है और छोटी छोटी मशीनों का भी प्रयोग करने लगते हैं। फिर बड़े पैमाने पर उद्योग, ये तो पूर्णतः मशीन के द्वारा ही संचालित होते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग जो होते हैं। फिर कच्चे माल के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। कच्चे माल के आधार पर कृषि पर आधारित उद्योग, मतलब जो कृषि से हमें कच्चा माल होता है उससे बनता है, उनसे कौन कौन से उद्योग चलते हैं? चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, काफ़ी एवं चाय उद्योग और रबड़ उद्योग। इनकी जो कच्ची सामग्री है वो कृषि से प्राप्त होती है। चीनी के लिए गन्ना, वनस्पति के लिए सरसों, तिल आदि, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, काफ़ी के लिए काफ़ी बीज होते हैं, चाय की पत्तियाँ होती हैं और रबड़ भी हम एक पेड़ से प्राप्त करते हैं। खनिज पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग दो तरह के होते हैं। पहला होता है धात्विक और दूसरे होते हैं अधात्विक। धात्विक खनिज में भी दो तरह के उद्योग होते हैं। एक लोह में तो वो लोह इस्पात उद्योग होता है, एक अलोह होता है, तांबा, एल्युमिनियम और रत्न और आभूषण। ये अलोह हैं पर धात्विक हैं, क्योंकि तांबा भी धातु होता है, एल्युमिनियम भी होते हैं, रत्न भी होते हैं और सोना, चांदी, ये सभी अलोह धातु के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा होता है अधात्विक खनिज, इसमें सीमेंट, चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं। अगला उद्योग का प्रकार है रासायनिक पर आधारित उद्योग। रसायन पर आधारित उद्योग में पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग, नमक उद्योग, रासायनिक उद्योग और उर्वरक उद्योग। तो रसायन पर आधारित उद्योगों में पेट्रो रसायन उद्योग, मतलब जो हम डीजल, तेल, मतलब पेट्रोल होता है, वो जो जब वो कच्चा होता है उससे परिष्कृत किया जाता है, उस परिष्कृत से फिर 5000 प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं, जो हम क्रीम, लिपस्टिक और भी चीज़ों का कृत्रिम कपड़े आप बनते, सिंथेटिक, ये सभी किस पर आधारित होते हैं? पेट्रो रसायन पर आधारित होते हैं। प्लास्टिक उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग, नमक उद्योग, रासायनिक और एवं उर्वरक उद्योग, ये सभी उद्योग रसायन पर आधारित होते हैं। अब है वन पर आधारित उद्योग, तो इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन तेल, कागज, ये सभी वन पर आधारित उद्योग होते हैं। फिर पशु पर आधारित उद्योग होते हैं, तो चमड़ा और ऊन उद्योग पशु पर आधारित होता है। इसके बाद अब उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे हम उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर मूलभूत उद्योग, जैसे लोहा इस्पात, मूलभूत मतलब जिसे आधारभूत उद्योग कहते हैं, सभी उद्योगों जिससे चलाए जाते हैं। लोहा इस्पात इसलिए कि लोहे से सारी मशीनें बनती हैं, सुई से लेके क्रेन तक जो भी मशीनें बनती हैं वो मशीनें क्या होती हैं? लोहे से बनती हैं, और वह लोहा इस्पात, इसीलिए उसे मूलभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। दूसरा है उपभोक्ता सामान उद्योग, तो बिस्कुट, वस्त्र और वाहन, ये ऐसे उद्योग हैं जो कि किस पे? उपभोक्ता के सामान पर आधारित हैं। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण।
इसमें स्वामित्व के आधार पर उद्योगों में जानेंगे सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो सरकारी होते हैं, निजी क्षेत्र जो स्वयं के द्वारा आदमी संचालित करता है, और संयुक्त क्षेत्र जिसमें एक सोसाइटी बनी होती है और उस सोसाइटी के माध्यम से जो उद्योग संचालित किए जाते हैं। तो अभी आपने जाना उद्योगों का वर्गीकरण। अभी आपने उद्योगों का वर्गीकरण जाना। अब उद्योगों की वर्गीकरण के द्वारा सरकार एक उद्योग को प्रभावित करने वाले में सरकार की नीति का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। और सरकार जितनी उदार रहेगी नीतियों के प्रति, जितना वो करेगी उतना उद्योग अधिक विकास करेगा। और सरकार अगर उस पर बहुत ज़्यादा नियम कानून लागू कर देगी तो उद्योग उतना विकास नहीं कर जाता। और समूहन अर्थव्यवस्था की अधिगम्यता, मतलब प्रधान उद्योग के समीप अन्य छोटे उद्योग भी लाभान्वित होते हैं। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। उद्योगों के सभी कारण सम्मिलित रूप से किसी एक उद्योग की अवस्थिति के लिए आवश्यक होते हैं। और जो अभी हमने उद्योगों का वर्गीकरण आपको पढ़ा था, तो वो सबसे पहले हमने तुम्हें आकार के आधार पर बताया था। आकार के आधार पर उद्योगों के लिए क्या आवश्यक होता है? किसी भी उद्योग को आकार के आधार पर उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू और कुटीर, छोटे बड़े पैमाने के उद्योगों में वर्गीकृत किया जाता है। अब जानेंगे इससे आगे और भी उद्योगों के जो वर्गीकरण किए थे। तो पहला नंबर है उसमें कुटीर उद्योग का। जानेंगे कुटीर उद्योग के बारे में। सबसे पहले आपके में क्वेश्चन आता है कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? तो यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। किसकी? औद्योगिक निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों और परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कौन लोग? घर के सदस्य मिलकर करते हैं। तैयार माल का या तो वे स्वयं उपभोग करते हैं या स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। सभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी कर लेते हैं। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है और अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक व्यक्ति द्वारा बर्तन बनाए जा रहे हैं जो नागालैंड का है। तो ये घरेलू या कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा, है ना। इसमें भी देखो ये भी कुटीर उद्योग का, असम के कुटीर उद्योग का है। और इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग आने वाली वस्तुएं जैसे कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते और लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन, ईंट, चमड़े से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार, सोना, चांदी, तांबे के आभूषण भी बनाता है। कुछ शिल्प वस्तुएं बांस और स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से भी बनाते हैं। ये हम अभी जान रहे थे आप कुटीर उद्योगों में कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं। अब जानेंगे छोटे पैमाने के उद्योग। नंबर 2 है ना, ये आकार के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण के अंतर्गत है। छोटे पैमाने के उद्योगों में कुटीर उद्योग से भिन्न होता है। इसके उत्पादन की तकनीकी एवं निर्माण स्थल घर से बाहर या कारखाना होता है। दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। इनमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है और अर्धकुशल श्रमिक और शक्ति के साधन। अर्धकुशल श्रमिक से मतलब थोड़े पढ़े लिखे होना चाहिए, पर एकदम टेक्नीशियन नहीं चाहिए पड़ते हैं। और शक्ति के साधन आपको मालूम ही है, जल विद्युत शक्ति, तापीय शक्ति, है ना, और यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिसमें स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है।
भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे देशों में अपनी जनसंख्या को, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत है, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए हैं। किन देशों ने? भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील देशों ने। क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो उनके भरण पोषण के लिए छोटे पैमाने के उद्योग होना बहुत आवश्यक है। अगला है बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक और वैश्विक प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास इतना अधिक हुआ है कि पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप में लाए गए थे, परंतु वर्तमान में इनका विस्तार अब विश्व के सभी भागों में देखने को मिलता है। तो अभी पढ़ रहे थे, ये देखो, ये जो चित्र है ये बृहद उद्योग का है। ये जापान की एक मोटर कंपनी का है और कारखाने में यात्री कार बनाई जाती है, उसका चित्र है। ये तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय के बागान का, ये लघु उद्योग में आएगा, है ना। और अब जानेंगे विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के बृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर 2 बड़े समूहों में बांटा जाता है। तो आज आपकी क्लास यहाँ समाप्त होती है, कल आगे पढ़ाएंगे। और बृहद परंपरागत